ठीक है स्टार्ट। नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका तक्षशिला 2020 लाइव क्लासेस के अंदर मैं स्वागत करता हूं। न ही थके कभी पैर, न ही कभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर जारी है। और आपके सफर को आसान करने के लिए, जारी रखने के लिए मैं आपका अपना पवन सिहाग एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और स्टार्ट करते हैं आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक। देखिए लास्ट टाइम हमने मौलिक अधिकारों के ऊपर जिक्र कर रहे थे। हमने क्या है, आर्टिकल नंबर 35 तक हमने क्या है स्टडी कर लिया था। ठीक है ना। उम्मीद करूंगा मौलिक अधिकार आपने अच्छे से समझे होंगे और इससे संबंधित कोई भी जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में नहीं बचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 35 से आगे। ये हमारे संविधान में 35 से आगे क्या वर्णित किया गया है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा ध्येय वाक्य है कि थकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी नींद आ रही हो, नींद को त्यागना पड़ेगा और अपने सफर को जारी रखना पड़ेगा जब तक कि मंजिल पे न पहुंच जाए। और आपको मंजिल पे पहुंचाने का वादा करता हूं मैं आपसे। जब तक आपकी मंजिल मिलेगी नहीं तब तक मैं भी नहीं थकूंगा और थकना आपको भी नहीं है। तो चलिए मैं अपने मार्कर को उठाता हूं, उठाइए आप अपने कॉपी पेन को और स्टार्ट कर दीजिए साथ के साथ नोट्स बनाने। आपको जितना भी पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट मिलेगा यह लक्ष्मीकांत पे आधारित रहेगा, ठीक है ना। जितना हो सके शुद्धता से आंकड़ा उठाने की कोशिश की है, इसीलिए लक्ष्मीकांत की तरफ मैं जा रहा हूं। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमें आज जानना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और इनमें किन चीजों का वर्णन किया गया, ठीक है ना। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या है, राज्य सरकार के दायित्व को समझाती है। मतलब राज्य सरकार कैसे काम करेगी, उसको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्हीं चीजों को समझाने का काम कौन करता है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका वर्णन की मैं बात करूं तो संविधान के भाग नंबर जो 4 है, इसमें क्या है, मौलिक जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेदों की बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 के बीच में क्या है, इनका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए हम लगातार सीक्वेंस में चलेंगे, किसी भी आर्टिकल को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी की पूरी पॉलिटिकल आपको करवाने का मैं काम करूंगा, ताकि यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एचएससी का रहे, चाहे वो एसएससी का रहे, चाहे वो रहे यूपीएससी का, क्योंकि जितना गहराई से हम आज शुरू कर रहे हैं, जितनी गहराई से हमने मौलिक अधिकारों को देखा, उससे बाहर हमारे सिविल में भी एग्जाम नहीं जाने वाला, परी की बात कर रहा हूं। ओके, और एचएससी एसएससी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इससे बाहर क्वेश्चन जाए, ठीक है ना। तो आपको हमारे पॉलिटिकल के एक एक शब्द का मीनिंग समझना है। देखिए पॉलिटिकल में क्या होता है कि एग्जामिनर शब्दों के खेल से खेलता है। शब्द ऐसा होता है देखने से हमें लगता है कि इसका मीनिंग ये बनेगा, जबकि गहराई में जाते हैं तो उसका मतलब कुछ अलग ही निकलता है, ठीक है ना। और वैसे भी हर नागरिक को, चाहे वो तैयारी कर रहा है चाहे वो तैयारी नहीं कर रहा है, हमारे राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर इंसान सामाजिक प्राणी है और ये चीजें डेली लाइफ से हमारी जुड़ी होती है। हर दिन इन नियमों को हम देखते रहते हैं, पर इनसे क्या होते हैं, अनजान होते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि हमारे हाथ में क्या पावर है और सरकार पे क्या बाउंड्री है। हम क्या मान के बैठे रहते हैं, सरकार सबसे बड़ी है। सरकार सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा क्या होता है, भारत की जनता, ठीक है ना। हम इसके बाद प्रस्तावना की तरफ बढ़ेंगे, प्रस्तावना को समझेंगे पहले, जब हम अपने आज के इस कंटेंट को पूरा कर लेंगे। अगले लेक्चर के अंदर आपको, अगली वीडियो के अंदर आपको प्रस्तावना के ऊपर लेके जाऊंगा, जिसमें समझाऊंगा। देखिए वैसे तो प्रस्तावना बिल्कुल छोटी सी है भारत की, पर उसका जो मीनिंग है वो अपने आप में बड़ा ही विस्तृत है, बहुत ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही ज्यादा उसका मीनिंग बनता है।
तो उन्हें मीनिंग्स को समझने का हम काम करें, ठीक है ना। मैंने भारत की जनता को सबसे ऊपर इसलिए कहा क्योंकि प्रस्तावना की पहली लाइन ये बात बोलती है, हम भारत के लोग, मतलब न तो सरकार बड़ी है, न ही संसद बड़ा है, और न ही हमारा संविधान बड़ा है। सबसे ऊपर किसको माना गया है? भारत की जनता को माना गया, ठीक है ना। तो उसी संविधान के अंदर जो जनता को पावर देने का काम करता है, उनको अधिकार देने का काम करता है, उन्हीं में क्या आता है? हमारा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जिसमें कि हमारा संविधान, जो भी सरकार राज्य में बनेगी, सरकार चाहे किसी की रहे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अन्य दल की सरकार हो, उसके क्या कर्तव्य रहेंगे उस राज्य की जनता के प्रति, उनको समझाने का काम किया है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, ताकि ये एक लोकतांत्रिक राज्य बना रहे, न कि एक पुलिस राज्य बन जाए, ठीक है ना। यदि मैं नीति निर्देशक तत्वों के लेने की बात करूं तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? हमने कहां से इसको उठाया है? आयरलैंड के संविधान से उठाया है, जबकि आयरलैंड ने इसको किसके उठाया है? स्पेन के संविधान से उठाने का काम किया है। यानी कि मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वास्तविक उदय माने तो कहां देखने को मिलेगा? स्पेन से मिलेगा, जबकि भारत की जो नीति निर्देशक तत्व है उनका वर्णन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो जब भी यहां से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझ लेना कि वो पूछ क्या रहा है, भारत के संदर्भ में पूछ रहा है या अकेला राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों बार क्या है? आंसर बदल जाएगा, एक बार आयरलैंड आएगा और एक बार क्या आएगा? स्पेन आएगा। और एग्जामिनर क्या है? आपको दोनों ऑप्शन एक साथ देगा, ठीक है ना। फिर कहते हैं जी मैंने तो कुछ किताब में स्पेन पढ़ा था, कुछ में आयरलैंड पढ़ा था। अरे लिखा किस संदर्भ में था वो तो पढ़ते, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर देता हूं आज का पहला आर्टिकल, क्योंकि 35 तक हम पढ़ चुके हैं, 35 तक। आज का हमारा क्या रहने वाला है? आर्टिकल नंबर 36 रहने वाला है। देखिए आर्टिकल नंबर 36 क्या बात बताता है? राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। राज्य की परिभाषा का मतलब क्या? इसमें जो संवैधानिक निर्देश क्या रहने वाले हैं, विधायिका किस तरह की रहने वाली है, कार्यपालिका किस तरह की रहेगी, और प्रशासन का नजरिया क्या रहने वाला है, इन सब के दायित्व को कौन समझाता है? आर्टिकल नंबर 36 समझाता है, ठीक है ना। यानी कि किन किन नियमों को लेके आएंगे, कौन कौन सी योजनाएं राज्य सरकार को आरंभ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां पे जो विधायिका होगी, विधायिका किस तरह के कानूनों को लेके आने का काम करेगी, कार्यपालिका जो होती है ये किस तरह से काम करेगी उन कानूनों के साथ, और प्रशासन का दायित्व किस तरह का रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कानून आता है उसको सुरक्षा देने का काम किसका रहता है? प्रशासन का रहता है, ठीक है ना। आज जैसे मान लिया कहीं कोई चोरी होती है तो चोरी के संदर्भ में कानून तो बना देगा संसद, पर उसको लागू करने का काम किसका रहेगा? प्रशासनिक रहने वाला है। जो हमारी सिविल ऑफिसर होते हैं उनका दायित्व रहेगा कि वो किस तरह से इनको लागू करते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद बात करता हूं मैं आर्टिकल नंबर 37 में। आर्टिकल नंबर 37 क्या बात बोलता है? इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करता है। मतलब कुछ सिद्धांत अभी नीचे हम पढ़ेंगे, उन सिद्धांतों को लागू करने का काम किसका रहेगा? राज्य का रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हमारा संविधान ये बात बोलता है कि जो भी कानून आया है, जो भी योजना आई है, वो क्या है? न्याय लायक है, उस पे न्याय किया जा सकता है, और हम क्या है? कहां जा सकते हैं? जो हमारा न्यायालय होता है, हमारे जो कोर्ट बनाए गए हैं, हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हम दोनों में जा सकते हैं, यहां अपने मामले को उठा सकते हैं। तो इन चीजों का प्रावधान कहां पे है? हमारे आर्टिकल नंबर 37 में है। परंतु 37 एक बात और भी बोलता है कि न्याय के लायक जरूर है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, हाई कोर्ट जा सकते हो, इस चीज का प्रावधान तो किया हुआ है, परंतु किसी भी कानून को
कभी भी कोई भी न्यायालय लागू नहीं करेगा। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट चाहता कोई कानून लाना तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं ला सकता, हाई कोर्ट कोई कानून नहीं ला सकता। कानून लाएंगे कौन और कानून उनकी सुरक्षा कौन करेगा? इन चीजों का प्रावधान कहां देखने को मिलेगा? आर्टिकल नंबर 37 में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आज जैसे हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा दिया गया, इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया, तो ये स्कीमें क्यों लेके आती है सरकार? क्यों? क्योंकि ये सरकार का दायित्व है कि वो लिंगानुपात को बढ़ावा दे, नारियों को समाज में उचित स्थान प्रदान करे। ये दायित्व किसका रहेगा? राज्य सरकार का रहेगा। अब हर काम केंद्र सरकार तो नहीं कर सकती ना। हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी हम कामयाबी यही कह सकते हैं कि इसमें सत्ता का बंटवारा किया गया है। कुछ मामलों पे निर्णय केंद्र सरकार लेगी, कुछ पे राज्य सरकार लेगी। तो अलग अलग स्तर पे पावर भी तो बांटी हुई है ना। तो उसी पावर के अनुरूप, उसी शक्ति के अधीन क्या है, वो अलग अलग कानून बनाएंगे, उन कानून को लागू करने का काम करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल नंबर 37 के अंदर बात कर ले तो यहां अलग अलग तरह की सोच का भी वर्णन किया गया है कि सरकार की सोच कैसी रहने वाली है। जैसे क्या सरकार समाजवादी सोच रखेगी? क्या राज्य गांधीवादी सोच को पालन करने वाला है? गांधीवादी विचारधारा होती है, ओके। और एक कौन सी होती है? उदारवादी। इन तीनों में से किसका अनुसरण करने वाले हैं? देखिए, कुछ जो सोच होती है वो इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में हम पढ़ेंगे। कुछ क्या रहेंगी? समाजवादी रहेंगी। कुछ कौन सी रहेंगी? गांधीवादी। ठीक है ना। और कुछ कौन सी रहेगी? उदारवादी रहने वाली। तो इन्हीं चीजों के ऊपर ये सारे के सारे जो नीति निर्देशक तत्व है ये आधारित है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि गांधीवादी सोच कौन सी होती है, उदारवादी सोच कौन सी होती है और समाजवादी सोच कौन सी होती है। समाजवादी सोच क्या बात बोलती है? समाजवादी सोच ये बात बोलती है कि जो पैसा है, आर्थिक शक्ति है, वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मतलब पूंजीवादी सरकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। कहीं ये हो कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पूरी राज्य की पावर थमा दी जाए, तो ऐसे में क्या होगा? जो गरीब आदमी उसका तो शोषण शुरू हो जाएगा। और हमें पता है भारत में जो मध्य और निम्न वर्ग है उनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ा आंकड़ा रहता है। ठीक है ना। फिर तो उनके साथ दुर्व्यवहार होने लग जाएगा। ठीक है ना। समाजवादी सोच क्या बात बोलती है कि जो आर्थिक नीतियां हैं या जो आर्थिक कदम उठाए जा रहे हैं वो उच्च वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं, निम्न वर्ग को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा आपको। जो भी बजट पास होता है किसी राज्य का, उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है इन चीजों का कि पावर कहीं पूंजीपतियों के हाथ में न चली जाए। ठीक है ना। इसीलिए समाजवादी सोच क्या बात बोलती है कि इन चीजों का जो संचालन है वो किसको करना होगा? राज्य को करना होगा। अब ये मान लो कि आज कोई एक बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा उद्योगपति कोई बजट पास करेगा, मान लिया पावर दे दी गई उसके हाथ में, तो वो बजट किस तरह का लेके आएगा? क्या वो एक निम्न वर्ग को ध्यान में रख के बनाएगा या वो एक बड़े वर्ग को ध्यान में रख के बनाएगा? तो सीधी सी बात है, वो बड़े वर्ग की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या बात बोलती है समाजवादी सोच कि इन पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए? राज्य के हाथ में रहनी चाहिए। ओके। और जो भी आर्थिक नीतियां बनाई जाए, योजनाएं बनाई जाए, वो योजना किनको ध्यान में रख के बनाई जाएगी? सभी समाज को, और उस समाज के खास करके जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है उसकी आवश्यकताओं का विशेष रूप से क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। ठीक है ना। अब गांधीवादी सोच की बात कर लेते हैं। अब गांधी जी का नाम आता है तो सोच सकते हैं इनकी विचारधाराएं कैसी होगी।
सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में भारत में जिनको जाना जाता है। जैसे उदाहरण से बताता हूं कि गांधीवादी विचारधारा यह बात बोलती है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं, जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इनको क्या है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। यानी कि जिनकी आयु 14 साल तक है, राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो अपने राज्य के 14 साल तक के बच्चों को क्या करे, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करके दे। तो ये सोच किसके अनुरूप आ गई, गांधीवादी सोच के अनुरूप आ गई, या मैं कहूं ये उदारवादी भी होती है। उदारवादी मतलब कल्याणकारी, ठीक है ना। तो ये विचार एक तरह से देखा जाए तो गांधीवादी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, पर ये सोच कैसी होती है, उदारवादी होती है। इसके अलावा गांधी जी की या गांधीवादी विचारधारा को याद रखने के लिए आप एक चीज याद रखना, गांधी जी हमेशा जो निम्न वर्ग था उसके उत्थान, उसको ऊंचा उठाने के पक्ष में थे, ठीक है ना। याद करिए, हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, भगवान हरि के जन, ठीक है ना। तो इन लोगों के ऊपर उठाने में जो काम किया था महात्मा गांधी ने, काफी इस क्षेत्र पे काम किया था। तो ये विचारधारा कौन सी है, गांधीवादी विचारधारा रहेगी। और सामाजिक कल्याण की नीतियों की बात आए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, तो ये सोच कैसी रहने वाली है, हमारी उदारवादी रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह की सोचों का प्रावधान भी किसके अनुरूप चलने वाला है, हमारे आर्टिकल नंबर 37 के अनुरूप चलने वाला है। ओके, अब बात कर लेता हूं आर्टिकल नंबर 38 की, कि आर्टिकल नंबर 38 क्या बात बोलता है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। देखिए क्या करना है, जन कल्याण करना है। अब जन कल्याण करना है, लोगों का हित करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, जो राजनीति है, प्रशासनिक है, या वो आर्थिक है, इन सारे क्षेत्रों में हमें क्या है, समाज के हर वर्ग का योगदान होना चाहिए, समान इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी जन कल्याण को और आसान बनाया जाएगा। देखिए, जब संविधान बनाया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, उस दौरान हमारे समाज के, भारत के उस वक्त के हर वर्ग, हर जाति, हर जनजाति से लोगों को लिया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि जो व्यक्ति जिस समाज से आता है, वही व्यक्ति उस समाज की स्थितियों को अच्छी तरह से समझता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं जनजातियों की, तो अब एक उच्च वर्ग के व्यक्ति से जाके आदिवासी की समस्याओं का पूछा जाए तो वो बता देगा क्या क्या समस्याएं हैं, बहुत कम चांस है। तो इसलिए क्या है, सभी को समान हिस्सेदारी दी गई और कहा गया कि जो राजनीतिक व्यवस्था रहेगी, जो प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, या जो आर्थिक नीतियां जो भी बनेगी, उनमें क्या है, सभी के लिए समान अवसरों का प्रावधान करने का काम जिसको करना पड़ेगा, हमारी सरकार को करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देश क्या है, राज्यों में बंटा हुआ है, तो ये जिम्मेवारी किस पे आ जाएगी, सीधे रूप से राज्य सरकार पे आ जाएगी। ओके, अब बात कर लेता हूं आर्टिकल नंबर 39 की, 39 का जिक्र कर लेते हैं। राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाली कुछ नीति सिद्धांत, यानी कि राज्य को किन चीजों पर अनुसरण करना पड़ेगा, किन चीजों को या कौन सी नीतियों को लागू करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे जिक्र करता हूं मैं महिलाओं की, बेस्ट जैसे जिक्र कर लेता हूं नारियों के ऊपर, महिलाओं का जिक्र कर लेते हैं। महिलाओं में क्या बात बोलता है कि महिलाओं को समाज में क्या है, उच्च स्थान दिलवाना, यह जिम्मेवारी किसकी रहेगी,
राज्य सरकार की रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह की बुराइयां समाज में थी उनको रोकने के लिए जो कानून बनाने होंगे तो वो कानून कौन बनाएंगे, हमारे राज्य सरकार बनाएगी। जैसे आज दहेज प्रथा काफी ज्यादा बढ़ावा मिल गया है, तो इस दौरान अगर क्राइम होता है, कई तरह के अपराध देखने को मिले हैं, तो उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बना सकती है, ठीक है ना। अकेला केंद्र सरकार पे नहीं छोड़ा जाता इन चीजों को। अब देखिए, जिस राज्य के अंदर शिक्षा का विस्तार जितना ज्यादा होगा वहां पे सामाजिक बुराइयां उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। जहां पे धार्मिक आडंबर कम होगा वहां पे ये बुराइयां कम देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, शिक्षा का प्रचार करना होगा। अब शिक्षा का प्रचार करना है तो वो शिक्षा महिलाओं में भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जब तक महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं होगी तब तक क्या समाज को ऊपर उठाया जा सकता है, नहीं। हमारे जो समाज सुधारक रहे हैं या महात्मा गांधी की सोच का जिक्र किया जाए तो वो क्या बात बोलते हैं, पुरुष और महिला एक रथ के दो पहियों के समान है, एक निकल गया तो नहीं चल पाएगा ये रथ। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, इनकी सुरक्षा करने के लिए, इनको अधिकार दिलाने के लिए, ठीक है ना, किसी काम में जैसे मान लिया कोई कार्य हो रहा है, कोई सरकारी कार्य है या प्राइवेट कार्य है, अब उसी समान कार्य को एक पुरुष कर रहा है या एक आदमी कर रहा है और एक क्या कर रही है, औरत कर रही है। अब यदि इनके लिंग के आधार पर पुरुष और महिला होने के कारण यदि इनको समान सैलरी नहीं मिल रही है, समान अधिकार नहीं मिल रहा है, फिर तो ये गलत बात है। तो इस चीजों पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी ना। तो ये चीज का वर्णन आपको कहां देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 39 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों के विकास, किसकी, बच्चों के विकास। अब देखिए, बच्चों के विकास एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आता है, क्योंकि वही बच्चे आगे जाके भारत के निर्माण में अपना योगदान देने वाले हैं। अब यदि इन बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिला, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, तो भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण देने का काम किसके हाथ में रहेगा, सरकार के लिए रहेगा। सरकार इनकी व्यवस्था करे कि किस तरह से वो अपने राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रावधान कर पाए, ठीक है ना। बात कर लेता हूं आर्टिकल नंबर 40 की। आर्टिकल नंबर 40 क्या बात बोलता है, देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन, और ये कैसी सोच रहने वाली है, गांधीवादी सोच रहती है। देखिए, यदि ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो हमारे राज्य में सत्ता का बंटवारा, बंटवारे का मीनिंग अलग अलग स्तर पे अलग अलग सरकारें हैं। गांव स्तर के ऊपर पंचायत मिलेगी, ठीक है ना, फिर जिला पार्षद आएगा, ऊपर चले जाए तो आपको मंत्री देखने को मिलेगा, फिर मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, और सबसे ऊपर में केंद्र में कौन देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, राज्य में प्रथम नागरिक की बात की जाए तो नाम राज्यपाल का आएगा, और वास्तविक पावर की बात की जाए तो नाम किसका आएगा, मुख्यमंत्री का है। यदि केंद्र में या देश के प्रथम नागरिक का पूछा जाए तो नाम किसका लेंगे हम, राष्ट्रपति को चिन्हित करेंगे, और वास्तविक पावर की बात करें तो प्रधानमंत्री का नाम लेंगे। तो इसी अनुरूप में क्या है, ग्रामीण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए भारत के, आपको ग्राम पंचायत देखने को मिल जाएगी, जो अपने स्तर के ऊपर अपने गांव के विकास की बात करती है, अलग अलग कार्यक्रम उनके लिए लेके आती है, सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, गांव के अंदर स्कूलों की व्यवस्था करना। तो ये किसका दायित्व होगा, ग्राम पंचायतों का होगा। और इन ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष कौन, सरपंच होगा। इस सरपंच की शक्ति क्या होगी, इस शक्ति का वर्णन भी आपको कहां देखने को मिलेगा, हमारे आर्टिकल नंबर 40 में देखने को मिलेगा।
क्योंकि केंद्र सरकार मानते हैं वास्तविक पावर के अधिकारी होते हैं, जन कल्याण उसको करना है। पर जन कल्याण करने के लिए क्या वो एक एक गांव तक पहुंच सकती है क्या? नहीं। आज क्या प्रधानमंत्री को यह बात पता है क्या आपके गांव में क्या समस्या है, आपकी गली की क्या समस्या है? और क्या ऐसा मुमकिन है कि प्रधानमंत्री एक एक व्यक्ति के पास जाए और उसकी समस्या को सुने? नहीं। तो ऐसे में क्या है, सबसे निम्न स्तर पे क्या कर दिया गया, सरपंच का निर्माण किया गया और उसको क्या दी गई, शक्ति दी गई। इसके अलावा पंच भी होता है सरपंच से छोटा, ठीक है ना। तो अलग अलग स्तरों पे क्या है, सत्ता का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। और इसी एवज में ग्राम पंचायतों का गठन किसके अनुरूप किया गया, आर्टिकल नंबर 40 के अनुरूप किया गया, ठीक है ना। किसी साथी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, वरना ये जो दूसरी चीजें लिख रहे हैं उसके साथ ये आर्टिकल थोड़े से समझ में नहीं आएंगे आपको। स्क्रीनशॉट लेना है कोई ले सकता है। ओके, चलिए बात करता हूं आर्टिकल नंबर 41। 41 क्या बात बोलता है, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करते हैं। और यह सोच कैसे रहने वाली है, समाजवादी सोच रहने वाली है, ठीक है ना। देखिए ये क्या बात बोलता है कि सभी नागरिकों के लिए समान काम का अधिकार होना चाहिए। अब हमें मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, पर उनको लागू कौन करेगा, उनको सुरक्षा देने का ड्यूटी राज्य सरकार की तो बनती है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, काम का अधिकार रहेगा, सभी व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करवाया जाए। अभी रोजगार हैशटैग चल रहा है, लगातार राज्यों में बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। पर सरकार कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्य कर रही है, और नहीं कर रही है तो उन्हें करने की आवश्यकता है। सभी के लिए रोजगार मुहैया करवाना, शिक्षा का अधिकार। देखिए बार बार जब राज्य का नाम आएगा, शिक्षा अहम कड़ी के रूप में रहने वाला है, ठीक है ना। तो शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है, हर किसी को यह अधिकार दिलवाया जाए, और दिलवाने के साथ साथ सुनिश्चित शिक्षा का प्रावधान भी किया जाए। मतलब जितने स्कूलों की आवश्यकता है, कॉलेजेस की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटियों की आवश्यकता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियर कॉलेज हो, तो इनका प्रावधान करने का काम किसका रहेगा, राज्य सरकार का रहेगा। ओके, इसके अलावा सार्वजनिक सहायता। सार्वजनिक सहायता का मतलब जो किसी एक व्यक्ति से न जुड़ के पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के साथ जुड़ी हो, तो उसका प्रावधान भी कहां किया गया है, हमारे आर्टिकल नंबर 41 में किया गया। ओके, अब बात कर लेता हूं आर्टिकल नंबर 42 क्या बात बोलता है। आर्टिकल नंबर 42 क्या बात बोलता है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। और ये सोच भी कैसे रहने वाली है, हमारी समाजवादी सोच रहने वाली है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी आपको बताना रह गई थी, मेरे माइंड से निकल गई थी, कि आर्टिकल नंबर 39 जो है ना, इसका पार्ट एक और है, ए। देखिए एक तो आर्टिकल नंबर 39 है, 39A भी है। 39A क्या बात बोलता है कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान न्याय यानी सभी के लिए क्या है, समान न्याय का प्रावधान किया जाए। राज्य सरकार ऐसे कानून ला सकती है और लाने चाहिए जो क्या करे, सभी को समान न्याय दे। मतलब हमारा संविधान पहले भी बोलता है कि कानून की नजर में कोई बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, सभी क्या है, समान है। पर उनको यह सामाजिक न्याय दिलवाने में यदि कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा क्या है, ये जो न्याय है ये निःशुल्क होना चाहिए। मतलब जैसे मान लिया किसी व्यक्ति पे कोई मुकदमा दायर हो गया,
अब उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे वो हाई कोर्ट जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा या वो हाई कोर्ट जाएगा, तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, उसे वकील की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक गरीब व्यक्ति, वकील को भी तो उसकी फीस देनी पड़ेगी, कहां से देगा? तो ऐसे में सरकारी वकीलों का प्रावधान कौन करके देगा? हमारी राज्य सरकार करके देगी। ओके ओके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 43 की। सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी निष्ठ जीवन। देखिए, हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो एक पीएन से लेकर एक राज्य का डीसी ही क्यों न है, ठीक है ना, हर किसी के लिए क्या है, एक मजदूरी, एक सैलरी निश्चित होनी चाहिए। अब ये होता है क्या कि जैसे मान लिया कोई दो व्यक्ति समान जॉब पे काम कर रहे हैं, एक उच्च वर्ग का एक निम्न वर्ग का है, तो क्या उनको अलग अलग सैलरी दी जाती है? नहीं, एक निश्चित समय में एक समान कार्य के लिए समान सैलरी का प्रावधान कौन करता है? हमारा आर्टिकल नंबर 43। और ये करके देगा कौन? राज्य सरकार करके देगी, ठीक है ना। इसके अलावा उनको सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरों पे उनको प्रदान करना। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति का सामाजिक उत्थान करना, उसके समाज को बढ़ावा देना, उसकी सामाजिक स्थिति सुधारना, यह दायित्व किसका रहेगा? राज्य सरकार का रहेगा, ठीक है ना। और उसको सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। देखिए, हमारे मौलिक अधिकार भी ये बात बोलते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है, उसकी एक मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं कर सकते। एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। हमारा देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, जिसके अनुरूप हमारे सरकार या हमारे संविधान के या कानून की नजर में कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है, सारे धर्म क्या है? समान है। और जो भी सरकार आएगी वो धार्मिक नीतियों का अनुसरण नहीं करेगी, मतलब वो धर्म के अनुरूप, धर्म यानी धारण करने योग्य होता है, पर यहां मैं धर्म की परिभाषा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ले रहा हूं, उनके अनुरूप शासन नहीं करेगी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मान लिया कोई हिंदूवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री बन गया, तो उसकी जो सोच रहेगी वो किसकी एंटी रहनी चाहिए? फिर तो वो मुसलमान और दूसरे धर्मों की एंटी रहेगी। अगर कोई मुस्लिम बन गया तो उसकी हिंदू और दूसरों के अपोजिट रहेगी। तो ऐसे में क्या बात बोलता है हमारा संविधान कि सारे के सारे धर्म समान हैं, परंतु उनको अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर क्या मिलने चाहिए? समान मिलने चाहिए। आज हम पुलिस थानों में जाते हैं या हम आर्मी के जो कैंट, अलग अलग कैंट बने होते हैं उनमें जाते हैं, अनेक आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, मस्जिदें मिल जाएंगी। हालांकि वो एक सामाजिक इकाई है, और सॉरी सरकारी इकाई है, तो उसमें मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद इनके होने का मतलब, क्योंकि वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तो एक आस्था का केंद्र है ना, उनकी संस्कृति तो हम नहीं छीन सकते उनसे, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है कि सरकार सभी जो कर्मचारी है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा, उसको क्या है, एक काम के लिए एक निश्चित मजदूरी होनी चाहिए, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है और उसको सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना, दायित्व जो रहेगा वो राज्य सरकार का रहेगा। इस चीज का वर्णन हमारे आर्टिकल नंबर 43 के अंदर आपको मिलेगा। आर्टिकल नंबर 43A क्या बात बोलता है? 43A क्या बात बोलता है? 43A क्या बात बोलता है? उद्योगों में कर्मचारियों के लिए भाग लेने के लिए कदम उठाए सरकार। मतलब आज जितने भी उद्योग चल रहे हैं, सरकार क्या काम करे? सरकार का यह दायित्व रहना चाहिए कि वहां कर्मचारी जो काम कर रहे हैं,
देखिए आज अगर फैक्ट्रीज और इन चीजों पे, उद्योगों पे बात नजर डाली जाए, खास करके प्राइवेट में, तो अनेक जगह काफी शोषण हो रहा है। उस शोषण को रोकने का दायित्व किसका है? सरकार का है ना, ठीक है ना। याद करिए महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों के साथ हड़ताल की थी, तो उन्हीं की विचारधाराओं का तो अनुसरण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उनके साथ क्या है, भेदभाव नहीं होने चाहिए। और सरकार जो अपनी तरफ से सरकारी लिमिटेड कंपनियां चला रही है, उनके अंदर उनको क्या है, रोजगार के अवसर मुहैया करवाए। तो यह प्रावधान हमारा कहां किया गया है? आर्टिकल नंबर 43A में किया गया है। ओके, आर्टिकल नंबर 44 की बात कर लेते हैं। भारत के सभी राज्यों के, सभी की रूपरेखा बता रहा है, भारत में जितने भी राज्य होंगे उनके नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना, ये किसका प्रावधान रहेगा? हमारे आर्टिकल नंबर 44 में रहने वाला है। ओके सर, पानी देना। ओके, और ये सोच किस तरह की रहेगी? उदारवादी सोच का एक उदाहरण है ये। क्या कि भारत के सभी राज्यों के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करना, मतलब सभी पे समान कानून लगाना। ऐसा न हो कि कानून की नजर में कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, ठीक है ना। अगर आज कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है, मान लिया एक निम्न वर्ग का है, एक उच्च वर्ग का है, अब दोनों ने एक जैसा क्राइम किया, एक जैसा अपराध किया, तो ऐसे में क्या है, ओके आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45 की, कि आर्टिकल नंबर 45 क्या बात बोलता है। देखिए मौलिक अधिकारों के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हर बच्चे को शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है, पर वो मौलिक अधिकार देगा कौन है? देने का दायित्व किसका दिया गया है? राज्य सरकार पे छोड़ा गया है। यानी 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करके दे उस राज्य की सरकार। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है, तब ये मामला क्या रहेगा? न्याय के लायक रहेगा, और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि सरकार का यह दायित्व है कि वो हमारे क्षेत्र में बच्चों को यह अधिकार दे, पर दे नहीं रही है। और इसी अनुरूप आपने देखा होगा हर गांव के अंदर सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, क्योंकि शिक्षा एक अहम कड़ी है। ओके, और ये सोच कैसी रहती है? उदारवादी सोच का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन दे दिया 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये किस तरह की सोच है? आपको दे देगा ये समाजवादी है, गांधीवादी है, उदारवादी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद जरूर रखना ये सोच किस तरह की है, उदारवादी सोच के ये उदाहरण रहेंगे। अगला क्या है? आर्टिकल नंबर 46 क्या बात बोलता है? अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए को शिक्षा आर्थिक प्रोत्साहन देना किसकी सोच है? गांधीवादी सोच है। देखिए आजादी के बाद से अगर बात करें तो आदिवासी जो लोग हैं, जो जनजातियां हैं, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जंगलों में रह के प्राकृतिक संसाधनों से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाए, क्योंकि ये तो एक मौलिक अधिकार है। जो भारतीय नागरिक है, ठीक है ना, उसका जन्मजात अधिकार बन जाता है कि वो शिक्षा ग्रहण करे, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है कि जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग था, अनुसूचित जनजातियां या जातियां, तो उनको क्या किया जाए? शिक्षा का प्रावधान किया जाए और उनको क्या दिया जाए? आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए। देखिए एक सवाल बार बार एक जगह हट जाता है कि ये आरक्षण फिर क्यों है? आरक्षण क्यों दिया जाता है? ठीक है ना। एक सच यहां पे आर्थिक पिछड़ा वर्ग भी आएगा, अनुसूचित जाति जनजाति और आर्थिक पिछड़ा हुआ वर्ग, ठीक है ना। ये नहीं कि आप कहोगे सर ये दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए नहीं है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसके लिए भी कंडीशन है, ठीक है ना। तो इनको आरक्षण क्यों दिया जाता है? कारण क्या है?
कि एक तरफ आप जर्नल में चले जाओ 80 मेरिट लिस्ट जाती है और दूसरी तरफ आप चले जाओ आप 65-60 के आसपास ही रह जाती है। तो ये इतना बड़ा फासला क्यों? तो कारण क्या है साथियों कि ये जो अनुसूचित जाति होती है, जनजाति होती है, जो पिछड़ा वर्ग होता है, उसमें शिक्षा का इतना प्रचार नहीं होता। ठीक है ना? आप एक सोचकर देखिए कि एक उच्च वर्ग के बच्चे को और एक जनजाति के बच्चे को क्या समान शिक्षा मिलती है क्या? अब एक तरफ तो वो बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है उच्च वर्ग का जहां पे हाई फाई फैसिलिटी और फैसिलिटीज है। हालांकि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे फैसिलिटी और फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि वहां पे अच्छी नहीं है, पर उनकी तुलना में अंतर रहता है। ये वास्तविक कटु सत्य है ये। ठीक है ना? किसी साथी के ऊपर मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, न ही सरकार पे कर रहा हूं, पर ये एक वास्तविकता है, थोड़ा अंतर रहता है। ठीक है ना? अब जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उस बच्चे के ऊपर सामाजिक और पारिवारिक दबाव बहुत होता है, घरेलू काम बहुत होते हैं। ठीक है ना? जबकि जो उच्च वर्ग का है उसको सारा दिन पढ़ लिया, बड़ी बड़ी ट्यूशंस में भेज दिया, तो उसकी शिक्षा एक अलग स्तर में हुई है। और जो निम्न वर्ग का है उसकी शिक्षा क्या हुई है? बेचारा स्कूल गया है, अच्छी फैसिलिटी अच्छी फैकल्टी वहां पे है, पर वो उतना समय नहीं दे पाता शिक्षा को। आज हम देखते हैं अनेक होटल पे चले जाओ, कारखानों में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? जिनको ठीक से बोलना तक नहीं आता वो काम कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ आप उच्च वर्ग की बात करें तो दोनों में काफी अंतर रहेगा ना। तो जब उनका परसेंटेज आएगा, परसेंटेज भी तो अंतर रखेगा ना। फिर तो जो उच्च वर्ग है केवल वही अच्छी शिक्षा ले पाएगा, वही जॉब में जा पाएगा, निम्न वाले का तो शोषण होता रहेगा। तो ऐसे में क्या है, ये प्रावधान करने का काम किसका रहेगा? राज्य सरकार का रहेगा। और राज्य सरकार अपने राज्य की जनता के अनुरूप इन चीजों को बढ़ा सकती है। आरक्षण को ये प्रावधान राज्य सरकार पे छोड़ा जाता है, क्योंकि किसी राज्य के अंदर अनुसूचित जाति और जनजातियां बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, तो सारे देश में एक समान तो लागू नहीं कर सकते ना। ठीक है ना? अब कहीं कहते 2% आरक्षण है, तो 2% जहां ज्यादा अनुसूचित जनजाति है वहां 2% काम नहीं करेगा। ठीक है ना? आर्टिकल नंबर 47 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 47 क्या बात बोलता है? 47 क्या बात बोलता है? पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को बढ़ाना। और ये स्तर, ये सोच कैसी है? गांधीवादी सोच रहेगी। देखिए, अपने नागरिकों को अच्छा पोषण देना, क्योंकि अगर भारत में बात की जाए, आप हर साल देख लो वर्ल्ड आंकड़े प्रकाशित होते हैं जिनमें कुपोषण से शिकार बच्चों की रिपोर्ट दी जाती है, तो भारत में कुपोषण का स्तर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? और खास करके निम्न वर्ग में है। और लोगों का जीवन स्तर देखिए, कुछ लोग बड़े बड़े आलीशान महलों में सोते हैं, तो वो भी तो बच्चे हैं ना जो झुग्गी झोंपड़ियों में और फुटपाथ पे सोते हैं। ठीक है ना? एक बड़ी विडंबना की बात है कि आजादी के इतने साल बाद, इतना संघर्ष करने के बाद भी एक बहुत बड़ा वर्ग 2 वक्त की ठीक से रोटी नहीं ले पाता, बच्चों को सोने के लिए अच्छा स्थान नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं और पीने के लिए पानी नहीं है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, फुटपाथ पे यह हाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनके लिए अच्छा जीवन स्तर देना और उनको पोषण स्तर देना, यह जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। आज जो 1-1.5 रुपए हम अनाज की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, फ्री में भी सरकार देती है। ठीक है ना? फ्री में शिक्षा दे रही है, पानी दे रही है, लोगों को मकान बना के दे रही है। तो ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जा रहे हैं? क्योंकि ये सरकार के दायित्व हैं। और ये दायित्व बताता कौन है? संविधान का भाग नंबर 4, जिसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ओके, अब बात कर लेता हूं आर्टिकल नंबर 48 की, 48 की बात कर लेते हैं। गाय हो गए या दूसरे पशु हो गए, इनकी बलि पे रोक लगाना। देखिए, ये बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति रही है। ठीक है ना? जिसके अंदर क्या है? पशुओं की, गायों की, दूसरे जानवरों की बलि दी जाती है। धार्मिक आडंबर कहूंगा मैं जिसको। ठीक है ना? तो इनके ऊपर सरकार क्या काम करती है? रोक लगाने का काम करती है। सरकार कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
देखिए कई बार तो ऐसे मामले सामने आते हैं, रूह तक कांप जाती है सुन के कि बच्चों तक की बलि दे दी जाती है। अब तो चलो सरकार ने बड़े कड़े कानून इनके ऊपर बना दिए हैं भारतीय सरकार ने, पर इनको रोक लगाने का काम किसका रहेगा? राज्य सरकार का भी रहेगा। देखिए केंद्र सरकार जरूर इन पे काम करेगी, पर यह दायित्व किसका समझाया गया है? राज्य सरकार का समझाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है? कृषि और पशुपालन, इनको बढ़ावा देना, ठीक है ना। देखिए कृषि को बढ़ावा देना है और पशुपालन को बढ़ावा देना है, और इनमें आधुनिकीकरण लेके आना, नई नई मशीनें लेके आना, नए तरह का बीज लेके आना, ठीक है ना। तो ये क्या है? आधुनिकीकरण हो गया। आज जैसे अनेक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां खोली जा रही है। हिसार यूनिवर्सिटी का उदाहरण ले लीजिए आप, जहां पे नए नए पौधों की किस्मों का तैयार किया जाता है, नए तरह के बीज लेके आते हैं, नई तरह की मशीनें लेके आते हैं, ताकि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। आज मत्स्य पालन की बात कर लीजिए, मधुमक्खी पालन की बात कर लीजिए, बागवानी की बात कर लीजिए, तो अनेक तरह की दूसरी स्कीमें भी तो सरकार शुरू कर रही है। तो ये किसके अनुरूप आ रहे हैं? हमारे आर्टिकल नंबर 48 के अनुरूप आ रहे हैं। इसके अलावा इसका भाग और है, आर्टिकल नंबर 48A। 48A क्या बात बोलता है? पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। देखिए पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अब देखिए क्या बात बोलता है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, ठीक है ना, और पर्यावरण में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व समझाया है किसको? राज्य सरकार को। बार बार पौधारोपण कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है ना। ये पौधारोपण कार्यक्रम क्यों किए जाते हैं? अनेक नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। राज्य सरकारें क्यों बनवाती हैं? क्योंकि पर्यावरण बचाना किसका दायित्व है? राज्य सरकार का है। हरियाणा की बात करें तो पर्यावरण और वन्य जीवों को संरक्षण के लिए 2 पर्यावरण न्यायालयों का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। और यदि कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, वन्य जीवों को क्षति पहुंचाता है, तो इनके ऊपर कड़े कानून राज्य सरकार बना सकती है, और दंड संहिता के अनुरूप जिस दंड का वो भागी है वो दंड उस नागरिक को दिया जाएगा, ठीक है ना। और किस तरह से वन्य जीवों को बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण संपदा को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वनों को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी कानून राज्य सरकार बनाएगी, और इनके संरक्षण के लिए जो भी कदम हो अनिवार्य वो उठाए, और उनको लागू करने का काम कौन करेगी? उनका संरक्षण करने का काम कौन करेगी? हमारी न्यायपालिका करेगी। ये दायित्व भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझाते हैं। अगली बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 49 की। 49 क्या बात बोलता है? राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों का संरक्षण। देखिए अनेक बिल्डिंग्स ऐसी है जो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को दर्शाती है कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। जो स्मारक पूरे राष्ट्र समाज के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं को दर्शाते हैं, उनका हमें क्या करना होगा? संरक्षण करना होगा। यह हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और राज्य का कर्तव्य भी बनता है, ठीक है ना। अकेला ये नहीं है कि जी ये तो राज्य का कर्तव्य है, राज्य इसको देखिए ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनता है, ठीक है ना। जहां हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, वहां हमें मौलिक कर्तव्य प्रदान करने का भी काम किया, तो उनका क्या करना है? हमें संरक्षण करना है, और सरकार भी इनका क्या करेगी? संरक्षण करेगी, समय समय पर इनकी मरम्मत करवाएगी, और जो भी इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाएगी। और ये कौन बोलता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व बोलता है, ठीक है ना। जैसे आज बात करने में लाल किले की बात कर लेते हैं। अब लाल किला क्या है? एक राष्ट्रीय महत्व वाला स्मारक है। अशोक स्तंभ की बात कर लेते हैं। अशोक स्तंभ क्या है? ये भी तो एक राष्ट्रीय महत्व वाला स्मारक है। तो इनका संरक्षण कौन देगा? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहने देने वाले हैं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 50 की। क्या बात बोलता है? राज्य की लोक सेवा में, यानी जो सर्विस आयोजित की जाती है, जैसे हरियाणा की बात करूं जो HSC होती है, HPSC होती है, इन सेवाओं में
न्यायपालिका का और कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करते हैं, जिनमें क्या है, न्यायपालिका को किससे अलग कर दिया जाता है, कार्यपालिका से अलग कर दिया जाता है। तो ये क्या है, प्रावधान कौन करके देगा, हमारा आर्टिकल नंबर 50 करके देगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 51 की। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। देखिए, भारत एक धर्म बहुलक देश है, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक वर्ग के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग धार्मिक सोच है, अलग अलग मान्यताएं, अलग महत्व है। तो ऐसे में क्या है, उनमें आपसी टकराव भी हो सकता है, धार्मिक दंगे भी भड़क सकते हैं, या कोई अंतरराष्ट्रीय मामले से भी जुड़ सकता है। तो ऐसे में सरकार क्या है, इन मामलों से, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, इनको क्या दे, प्रोत्साहन दे और राज्य में शांति का माहौल कायम करे। ये दायित्व किसका रहने वाला है, आर्टिकल नंबर 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समझाता है हमारा संविधान। ठीक है ना। तो तभी हम कहते हैं कि सरकार सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, और संविधान से ऊपर क्या है, भारत की जनता है। ओके, और इन चीजों को कंपटीशन वालों को ही नहीं, आम नागरिक को जानने की बहुत आवश्यकता है कि सरकार पे बंदिशें क्या है, हमारे दायित्व क्या है, सरकार के दायित्व क्या है, ताकि उनको भी समझाया जा चुके कि भारत का नागरिक जाग चुका है और आप भी जाग जाइए और अपनी मेहनत की तरफ लग जाइए। ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, इस बार छोड़ना नहीं है सिलेक्शन, अपने पैरों को थकने नहीं देना है और न ही नींद के बस में होना है जब तक हम अपनी मंजिल पे न पहुंच जाए। और मंजिल पे पहुंचाने का जो रास्ता है वो दिखाने का काम करेगा आपको तक्षशिला प्लेटफॉर्म। आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं, तक्षशिला 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर खड़ा है। ओके, तो आशा उम्मीद करूंगा साथियों ये लेक्चर, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक एग्जाम वाला ज्ञान न होकर ये एक सामाजिक ज्ञान है, और इसको ज्यादा से ज्यादा समाज में फैलाने का आप काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं आप पे विश्वास रखता हूं और आप मेरे विश्वास को तोड़े बगैर ये काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।